गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। मैं हूँ डी अय्यप्पन, अंडमान निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। मेरे साथ हैं कॉमरेड विजू कृष्णन, CPIM के सेंट्रल सेक्रेटरीट मेंबर हैं, ऑल इंडिया किसान सभा का ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी है, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का फॉर्मर चेयरमैन भी है। मेरे साथ है और कॉमरेड डी लक्ष्मण राव, हमारा पार्टी का स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर। कॉमरेड विजू कृष्णन 5 तारीख को यहाँ आए थे। वो अंडमान निकोबार किसान सभा का स्टेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए डिग्रीपुर में रखे हुए थे। उसके लिए उन्होंने आए थे। उधर में आने के बाद में वहाँ 9 तारीख को CITU का डिग्रीपुर नॉर्थ अंडमान जोनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। उसके बाद में यहाँ आए थे, कुछ गांव में विजिट किया। तो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है, ही डिड PhD इन एग्रीकल्चर फ्रॉम JNU। मैं अभी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपसे संबोधित करने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। CPIM का अंडमान निकोबार जो कमिटी है उसके आह्वान पर यहाँ पे अंडमान का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का के किसान सभा का अंडमान निकोबार स्टेट कॉन्फ्रेंस, 5वां स्टेट कॉन्फ्रेंस दिगलीपुर में, उसमें भी हम शामिल हुए। CITU के जोनल सम्मेलन जो दिगलीपुर में हुआ उसमें भी मैं शामिल हुआ। आपसे मैं कुछ बातें जो देश का राजनीतिक गतिविधियां है, किसान और मजदूर का स्थिति, और कुछ यहाँ मैं जो मुझे देखने को मिला अंडमान एंड निकोबार में, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। हमारे देश में 2014 से अब तक पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार चल रहा है। और 2014 में जब ये सरकार आई थी, उससे पहले जो चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा काफ़ी लुभावने वादे किए। अगर भाजपा चुन के आती है, सत्ता में आती है, तो सबके लिए अच्छे दिन आएंगे, किसानों का आमदनी दुगना होगा, किसान को स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश जो है उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा, खेत मजदूर को ज़्यादा दिन रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना में नरेगा में दिया जाएगा, 200 दिन का काम दिया जाएगा, खेती का अगर क्षति होता है नष्ट तो फसल बीमा दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत लुभावने वादे करके आए। आप सभी जानते हैं, बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब वादे थे। और सबका साथ सबका विकास का भी बात हुआ था। हमारे देश के नौजवान के लिए हर साल 2 करोड़ का रोजगार का उपलब्ध कराने का भी बात था। अब 8 साल बाद अगर देखें, हमारे देश में सरकारी आंकड़े कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़े, कि 8 साल में 1 लाख से ज़्यादा किसान खेत मजदूर जो संकट में है वो खुदकुशी किए, आत्महत्या किए हमारे देश में। उससे भी खतरनाक बात है, पिछले 3 साल का अगर आंकड़े देखें, 3 साल में दिहाड़ी मजदूर 1,12,000 से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर हमारे देश में आत्महत्या किए। उसमें पिछले साल 42,000 लोग। ये जो दिहाड़ी मजदूर भी है, ये भी किसान परिवार से, हमारे ग्रामीण इलाकों से आने वाले रोजगार के तलाश में शहरों में जाने वाले ही लोग हैं। तो इतना बड़ा संकट हमारे देश में, बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो कहे, आज महंगाई कमर तोड़ महंगाई यहाँ पे हो रहा है। पेट्रोल जो 50 रुपया में देंगे करके वादा किए थे, आज देश में 100 के ऊपर है। डीजल का दाम ऊपर 100 काफ़ी बड़ा है।
और जो हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है उसका भी 1100 इस तरीके से हर चीज़ जो आम जनता का इस्तेमाल का चीज़ है उसमें अवश्य वस्तु जो है उस सभी का दाम बढ़ते गए हैं। तो इसमें हर मेहनतकश किसान, खेत मजदूर, गरीब हमारे देश में उनका हालत बहुत बुरा हुआ है, भुखमरी बढ़ा है। 116 देशों में 101 का नंबर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का है। रोजगार का जो है हर साल 2 करोड़ का रोजगार का जो वादा था, ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है इस दौर में 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस समय में है, तो वो वादा भी नहीं पूरा हुआ। देश का जो संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है। आप देखेंगे नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन वगैरह कहते हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो कंपनियां वगैरह है उसको एक एक करके बहुत मुंह मांगे दाम में उसको बेचा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि एयर इंडिया को किस तरीके से टाटा को दिया गया, BSNL के साथ जो, तो हर इसमें रोजगार का अवसर भी कम हो रहा है, कॉरपोरेट लूट का बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो जनता पर इस जो 8 साल में कॉरपोरेट एक मॉडल जो यहाँ पे लागू हो रहा है, जिसको देश के गुजरात के हमारे साथी कहते हैं मोडानी मॉडल, मोदी, अदानी और अंबानी का मोदानी मॉडल, कॉरपोरेट लूट को बढ़ावा देने वाला मॉडल है, उसको यहाँ लागू किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि 2016 में नोटबंदी का निर्णय होता है, GST का निर्णय होता है, ये सभी भी आम जनता को और ज़्यादा संकट में ढकेलता है। 2020 से जो कोविड का महामारी हुआ, कोविड का महामारी में भी देश में पहले बार इतना बड़ा पलायन आफ्टर हमारा जो देश का विभाजन हुआ पार्टीशन 1947, उसके बाद सबसे बड़ा पलायन मजदूर वर्ग, उनका जो कार्यस्थल है वहाँ से उनका गांव तक जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक पलायन करने में इसमें 1000 के ऊपर लोग इसमें भी मारे गए हैं। इस तरीके का एक स्थिति हमारे देश में है। तो कोविड काल में जिस तरीके से सरकार आम जनता को हर किस्म का सपोर्ट देना चाहिए था, खास करके स्वास्थ्य सेवाओं में, उसके साथ साथ जो रोजगार खत्म हुआ, जो आमदनी खत्म हो गया क्योंकि लॉकडाउन था, उनके लिए खाद्य सुरक्षा का गारंटी करना था, ये सरकार नहीं कर पाई। आप सुने होंगे पारुल कक्कर नाम का एक कवित्री का जो कविता शववाहिनी गंगा, मतलब गंगा में लाशें बहने जैसा एक स्थिति, और उन सभी लोग, लाखों लोग जो मारे गए, उनके परिवारों को भी कोई मुआवजा नहीं दिया। ऑक्सीजन के किल्लत के चलते लोग मारे जाना, ये सभी के बावजूद सरकार बहुत बड़ा प्रचार, काफ़ी करोड़ों खर्च करते हुए कि नरेंद्र मोदी का सरकार, भाजपा का सरकार में बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ, उस तरीके का एक प्रचार भी उनका चल रहा है। तो ये स्थिति है। कोविड काल में लॉकडाउन में जनता को रख के 3 किसान विरोधी कानून जून 2020 में ले आया। एक कानून किसानों का जो कृषि उपज मंडी है उसको ख़त्म करने का, सरकारी नियंत्रित मंडियों को ख़त्म करने का, अवश्य वस्तु कानून को बदलाव करके उसमें जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने का, और तीसरा कानून था जो कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देने का। किसान ये नहीं चाहते थे, इसके खिलाफ एकजुट आंदोलन हुआ। हमारा संगठन अखिल भारतीय किसान सभा उसका एक अहम भूमिका उसमें निभाए। 380 दिन से ज़्यादा चला वो आंदोलन, पूरा दमन और ये सब के बावजूद 715 से ज़्यादा किसान उसमें उस आंदोलन के दौर में बारिश, धूप और तूफान में ये आंदोलन में बहुत त्याग के साथ रहे। 715 से ज़्यादा लोग मारे गए। एक मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा अपना गाड़ी चलाते हुए 5 किसान और एक पत्रकर्ता को
आप सभी पत्रकर्ता है, एक पत्रकर्ता भी उसमें लखीमपुर खीरी में मारे गए। अभी भी वो जो मिनिस्टर है अभी भी सरकार में बरकरार है। इस तरीके का एक सरकार चला है पिछले 8 साल में। इसमें हर तबका नुकसान झेलना पड़ रहा है। सिर्फ एक तबका जो सबसे अमीर तबका है, अदानी और अंबानी जैसे लोग, उनका ही मुनाफा बढ़ते जा रहा है। आज अदानी पूरा दुनिया में दूसरा सबसे अमीर आदमी है। ये एक स्थिति हमारे देश में बना। तो दो किस्म का हमला हमारे देश के जनता पर हो रहा है। एक कॉरपोरेट लूट और सरकारी नीतियों के चलते जिस तरीके से महंगाई, भुखमरी और ये सब बढ़ रहा है, ये बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ दूसरा है हमारे संविधान, हमारे जनवादी हकों पर जो हमला हो रहा है। जनवादी हकों पर जो हमला देश भर में हो रहा है, यहाँ मैं सबसे पहले अंडमान निकोबार का भी बात कहना चाहूँगा। पूरा कोविड के बाद जिस तरीके से यहाँ जनवादी प्रतिरोध खड़ा करने का जो भी प्रतिषेध जो यहाँ सरकारी नीतियों के चलते जो जनता दिक्कत झेलने पड़ रहा है, इन सभी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट वगैरह करना चाह रहे, उसके लिए कोई परमिशन नहीं दिया जाता। ये इस तरीके का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा उन पर केस लगाना, इस तरीके का एक चीज़ हुआ। हमारे जो कोविड काल में जो रोजगार खो बैठे, जो महंगाई बढ़ने के चलते लोगों को जो खाद्य सुरक्षा में दिक्कत हुआ, उस सब में भी इस सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। पर यहाँ पे भारत में केरल का भी एक सरकार है, वाम जनवादी मोर्चा CPIM का नेतृत्व में है। वहाँ हर साल हर महीना जब से कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ, 90 लाख लोगों को फूड किट दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ चावल नहीं, उसके अलावा जो सब आवश्य वस्तु एक परिवार को एक महीने में ज़रूरत है, 1 किलो चीनी, 3 किस्म के दाल, 2 किस्म के तेल, मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, सूजी रवा, साबुन, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, चाय पत्ती, ये सभी दिया जा रहा है। लगभग 60 लाख लोगों को वहाँ पे 1600 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जा रहा है। तो वो भी भारत का एक हिस्सा है, केरल भी। वहाँ पर ऐसा हो सकता है, क्यों देश के और हिस्से में नहीं हो सकता? क्यों नरेंद्र मोदी सरकार और जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है या कांग्रेस का भी सरकार हो, वहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? ये प्रश्न हमको उठाना चाहिए। हम अभी जब किसानों का मुद्दों को लेके यहाँ दिगलीपुर में सम्मेलन हुआ, यहाँ पे भी किसानों का जो फसल है उसका खरीद नहीं हो रहा, सरकारी खरीद लगभग ना के बराबर। धान का खेती जो कर रहे हैं, उनसे मैं पूछा 1 क्विंटल के लिए कितना मिलता है, तो वो बोले 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 1200, जबकि समर्थन मूल्य 2060 रुपया प्रति क्विंटल है। केरल में वहाँ का सरकार 2850 में वहाँ 1 क्विंटल धान खरीद करती है। तो केरल में 2850 मतलब यहाँ के जो अंडमान के किसान को जो मिलता है, उससे दुगना से ज़्यादा, 2 गुना से ज़्यादा वहाँ के किसान को 1 क्विंटल धान के लिए मिल रहा है। नारियल का खेती जो हो रहा है, उसका कोई सही दाम नहीं मिल रहा है। इस तरीके का स्थिति यहाँ पे हमारे किसान, और लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान, उसका हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग का एक क्राइसिस भी रहा। मैं और एक चीज़, यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी कुछ दिन पहले आए, उससे पहले शायद अमित शाह भी यहाँ पे आए, और बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स भी होते हैं। पर मैं दिगलीपुर से वापस पोर्ट ब्लेयर तक बाई रोड आया, वो रास्ता का हालत, आप लोग उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। इतना खराब, मैं देश के हर राज्य में घूमता हूँ और कहीं पे इतना खराब हालत नहीं देखा रोड का। नेशनल हाईवे है, इतना खराब हालत नहीं। इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत से जगहों पर जिस तरीके से गाड़ियों का खराब होना, फंस जाना,
इस तरीके का एक स्थिति, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, ये भी एक स्थिति है। कल मुझसे कुछ छात्र से भी मेरा मुलाकात हुआ। यहाँ डिब्रेड जो है वहाँ पे जो बच्चों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में, भविष्य के साथ हम लोग पहले भी बात कहे, रोजगार का, बेरोजगार के लिए हर युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार, पर सरकार जो हम लोग सुरक्षित रोजगार का मांग कर रहे हैं, तब अग्निवीर नाम का एक स्कीम ले आके 4 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा एक हमारा जो सरहदों पर कुर्बानी देके जो जवान है उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लागू कर देगा। उसके बाद क्या होगा उनका, 4 साल के बाद एक भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भाजपा के ऑफिस में चपरासी या चौकीदार बनाएंगे। हमारे देश के, हमारे घरों के बच्चे जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये सरकार का नजरिया ये है। यो जब प्रधानमंत्री खुद क्या बोल रहे हैं, पकौड़े तलना भी रोजगार का ये है, अवसर खोलना है, उस तरीके से कि सरकार का काम नहीं है रोजगार देना, उस तरीके का एक बात आज चल रहा है। जबकि चुनाव जब लड़ रहे थे 2 करोड़ रोजगार का वादा वो किए थे। डिबेट का जो स्थिति है वहाँ बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़, पूरा देश भर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रहा है। डिबेट में जो हो रहा है, महाराष्ट्र टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के अंडर पॉलिटेक्निक वहाँ का था और उसका 2002 से छात्र को लिया जा रहा है। आज के दिन बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन बाहर, महाराष्ट्र के बाहर कोई इंस्टीट्यूट को अफिलिएशन नहीं दे सकता। ये एक चीज़, वहाँ का अभी इंजीनियरिंग और डिग्री और पॉलिटेक्निक को क्लब करने के बाद उसका प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल का क्वालिफिकेशन लेके भी प्रश्न चिन्ह उठा है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी खुद बोला कि 17 नॉर्म्स जो है उसको पहले मीट करना, तभी ये अफिलिएशन होगा। तो उसके खिलाफ अंडमान का सरकार जो है कोर्ट में गया है। तो जिसके चलते लगभग 300 से ऊपर, 350 के आसपास छात्रों का भविष्य जो अभी पढ़ रहे हैं उनका भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह आया है। उतना ही नहीं, अगर महाराष्ट्र टेक्निकल एजुकेशन का बोर्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन का ये मान्यता नहीं है आज के दिन, तो 2002 से जो पढ़े हैं उनका डिग्री पर भी प्रश्न चिन्ह है। हम CPIM से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य का बात है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर भी आता है, HRD मिनिस्ट्री है, यहाँ हस्तक्षेप करे। और ये जो दिक्कत आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 3 साल का जो परीक्षा है, पहले 34 दिन में 22 पेपर 34 दिन में लिखने का ये दिया। बच्चों का प्रोटेस्ट वगैरह के बाद उसको 34 दिन के बजाय 54 दिन में लिखने को दिया है। पूरा 3 साल का 3 साल या 2 साल का पूरा 22 पेपर को देने के लिए। तो उसके खिलाफ कुछ लोग जो अभी भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिए बिना बॉयकॉट कर रहा है, उनका भविष्य। और ये जो एग्ज़ाम देंगे तो भी कंडीशनल लिखा है, कंडीशनल टू कोर्ट में क्या निर्णय होगा। तो एग्ज़ाम देने के बाद भी 4 या 5 साल बाद कोर्ट का निर्णय जिस तरीके से निर्णय होता है होगा, अगर इनके खिलाफ होता है तो उनका भविष्य पर ये एक और बड़ा एक मुद्दा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत से लोग जो रोज़गार में है, खास करके टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, PWD डिपार्टमेंट में उनके मुद्दे हैं। ये सभी मुद्दे जो है हमारे यहाँ के साथी कॉमरेड अय्यप्पन भी और विस्तार से रखेंगे। देश में आज संविधान पर हमला है, देश का जनवाद पर हमला है, और इवन जो धर्मनिरपेक्ष एक ढांचा है उस पर भी हमला है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे कोशिशें रहा है। यहाँ पे भी दिगलीपुर वगैरह में कुछ हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा करने का एक कोशिश किया जा रहा है। हम लोग पार्टी से अगस्त महीने में पूरा जो
जनवाद पर, संविधान पर और ये जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा पर जो हमला है भाजपा और संघ परिवार का, उसके खिलाफ पूरा महीना प्रचार किया। सितंबर में पूरा नीतियाँ जो है भाजपा का, आर्थिक नीतियाँ जिससे कि जनता बेहाल है, उसके बारे में भी देश भर में प्रचार करके अलग अलग जगह हमारा इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए हैं। तो ये सभी हमारे मुद्दे हैं। यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का 5वां सम्मेलन, हमारा देश का 35वां सम्मेलन दिसंबर में त्रिशूर में केरल में होने वाला है। देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है, लगभग 1.5 करोड़ हमारा सदस्यता है, 1936 में बना हुआ एक संगठन है। तो उसका सम्मेलन से पहले यहाँ पे भी अंडमान निकोबार का भी सम्मेलन हुआ। किसानों के बीच हर गांव तक किसान सभा को ले जाना, किसान का मुद्दों को लेके संगठित करना और यहाँ के सरकार के सामने उनके मांगों को उठाना, ये हम और तेज़ी से इसको करेंगे। यहाँ के आम जनता के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, महिला युवाओं के मुद्दों को भी हम लोग उठाएंगे। बहुत से स्पेसिफिक यहाँ के इश्यूज़ हैं जो कॉमरेड अय्यप्पन भी कुछ बात उस पर रखेंगे आगे में। धन्यवाद साथियों। अगर कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। पहले सर कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम देखा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा कोई कॉलेज के पास एफिलिएशन ना हो और स्टूडेंट्स को एडमिट करने के बाद इस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो स्टूडेंट्स को। ये आपने इस तरह का सिचुएशन पहले कंट्री में किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में देखा है? नहीं, ऐसा देखिए, इस तरीके का एक स्थिति शायद अभी पिछले कुछ सालों से हम तो नहीं देखे हैं, पर अराउंड लगभग 25-26 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज का एक मुद्दा ऐसा हुआ था, पर उसमें जो कॉलेज का रिकग्निशन को लेके ही मुद्दा वहाँ उठा, तो उसमें हम लोग आंदोलन किए, वहाँ के स्टूडेंट्स आके दिल्ली में आंदोलन किए, तो हम लोग उसको समर्थन किए। मैं खुद भी उसमें भूख हड़ताल में बैठा था। उसके बाद जो वहाँ 64 स्टूडेंट्स थे, उन सभी को और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको जहाँ मान्यता है वहाँ पे उनको एडमिशन दिया गया। पर ये जो स्थिति है ऐसा कहीं देखा नहीं। और एक चीज़ है, महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड का है और यहाँ पौंडीचेरी का भी है, और यहाँ अगर मेरा जो जानकारी है, शुरुआत में ABVP यहाँ पे हस्तक्षेप भी किया था उसमें कि छात्रों को न्याय दिलाएंगे बोल के। यहाँ का सरकार जो है केंद्र के अंडर है, केंद्र में जो भाजपा का सरकार है, होम मिनिस्ट्री और HRD मिनिस्ट्री उनके अंडर है। अभी तक ये बच्चों का कुछ उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं दिया। हम लोग सिर्फ हमारे ओर से जो है ये जेन्युइन एक मुद्दा है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे इसको होम मिनिस्टर और HRD मिनिस्टर को हम लिखेंगे। हमारे जो ब्रादराना संगठन, छात्रों का संगठन है, SFI है, वो और संगठन को भी, जो मेनलैंड के संगठन है, उनको भी जोड़ के इस मुद्दे को हम उठाएंगे। सर, आप 1998 और 99 में JNU के यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। जिस तरह अभी तक ने पूछा है, मुझे भी वही, आज एक्चुअली बच्चों को 28 सितंबर में जो है बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे थे, जब उन पर टीयर गैस वगैरह पे कर रहे हैं, और उसके बाद FIR भी लॉन्च हुआ बच्चों के ऊपर। उनका जेन्युइन डिमांड है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं 2 महीने से। और अब ऐसे हुआ है कि 1 वीक का उनको चीफ सेक्रेटरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से एश्योरेंस मिला गया था, अब 1 वीक भी खत्म हो गया, तो आज बच्चे फिर से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अपने कॉलेज कैंपस में बैठ गए। तो हम लोग भी गए, हम भी कवर कर गए, सेम इशू है, एफिलिएशन एंड रेस्ट ऑल। तो अभी एक वीडियो छोटा सा हमारे पास आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें ये है कि जब बच्चे जाके टीचर्स से, वहाँ पे जो भी लेक्चर्स हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि इस तरह का हमारे साथ हो रहा है, हम क्या करें। हमने फीस तो पे किया है, 2 साल से हमने फीस पे किया है, कंटिन्यूसली आप फीस दे रहे हो, सब कुछ है, लेकिन एप्लीकेशन, तो वहाँ पे टीचर लोग भी
भी वहाँ पे जो लेक्चरर्स है वो चिल्ला रहे हैं कि आप लोग तमाशा बंद करो और अपना जो क्लास में जो पढ़ाई करो। जैसे कि आपने भी कहा, जब एप्लीकेशन ही नहीं है, कोई वैल्यू तो रहेगा नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट दे कांट अप्लाई फॉर जॉब एनीवेयर। तो फिर आखिरकार इन बच्चों के साथ जो मजाक हो रहा है उसको लेके आप बताइए, क्योंकि यू आर आप जो है एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपने भी यूनियन, आपने भी स्टूडेंट्स यूनियन को चलाया है, तो नहीं। इसलिए जो मजाक बन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक इंसान के लिए पूरे 300 से ज़्यादा बच्चों के लाइफ के साथ खेला जाता है। नहीं, बहुत सही आप बोले। एक इंसान जो अभी मेरा खबर है उनका 63 साल का उम्र है, जो नॉर्मल कोर्स में पॉलीटेक्निक का प्रिंसिपल 60 साल का होना चाहिए और उससे ऊपर वाला नहीं हो सकता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज अप टू 65 है, तो उनका क्वालिफिकेशन लेके ही क्वेश्चन मार्क एक लगाया गया। वो छात्र लगाने से पहले जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वाले भी उस पर प्रश्न लगाए। सबसे पहले जो है यहाँ मैं देखा, एक तो बीच हमारे सेंट्रल एरिया में महात्मा गांधी का एक स्टैचू है, अलग अलग जगह फ्लेक्स में महात्मा गांधी का रखा है, हो सकता है 2 अक्टूबर का इसमें रखे होंगे। और यहाँ के छात्र जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उस पर टीयर गैस और वाटर कैनन, ऐसा कहीं मैं नहीं देखा। हम पर भी वाटर कैनन हुआ है, हम पर लाठीचार्ज वगैरह हुआ है और टीयर गैस भी हुआ। वो जब बहुत बड़ा संख्या में और बैरिकेड वगैरह तोड़ने का जो बात होता है तब हुआ है इस तरीके का। पर यहाँ तो धरना पर बैठे बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। वहाँ मुझे पता चला कि उसके बाद वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर लोग हैं, अगला दिन वो ऑटो का भी एक इनका समर्थन में, मतलब आम जनता भी देख रहा है कि जो अन्याय हमारे छात्रों के साथ हो रहा है। तो एक तो है लगातार जो पिछले 30 साल में जो हमारे देश के शिक्षा नीति है, इसमें काफ़ी बदलाव, जो अलग अलग सरकारें आए, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, भाजपा भी जिम्मेदार है, इस तरीके का निजीकरण का एक दौर है। उसमें एक समय में हुआ था छत्तीसगढ़ में और अलग अलग राज्यों में बहुत से फेक यूनिवर्सिटीज़ खुलना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये सब, पर वो सब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ था, फेक यूनिवर्सिटीज़, जिसको बाद में हमारे आंदोलन के बाद यूजीसी उसको रद्द किया। पर यहाँ पे ये सरकार का है, द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इट सेटिंग अप ए फेक यूनिवर्सिटी, आपका उसका प्रॉपर मान्यता नहीं है बोल रहे। तो 2002 से जो यहाँ पढ़े हैं उनका क्या होने वाला अगर मान्यता नहीं है? अभी के लोग का ये जो कोर्ट में है, अगर सरकार छात्रों के हित में है तो सरकार ये करना, सबसे पहले अंडमान निकोबार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको विड्रॉ करना है, जो वो गए पिटिशन जो दिया उसको विड्रॉ करना। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और के साथ और ये बैठ के, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के, एचआरडी मिनिस्ट्री ये करके कैसे इन बच्चों का भविष्य को बचाया जाए और कैसे आगे जो आएंगे, अभी भी एडमिशन ले रहे, पिछले साल भी एडमिशन लिए, इसके बावजूद तो आगे जो आ रहे उनका कैसे इस तरीके का एक असुरक्षित अवस्था, अनिश्चित एक इनसिक्योर एक अवस्था है, वो कैसे बदला जा सकता है। ये है, ये ना समझे ये सरकार कि यहाँ छोटा एक आइलैंड है, केंद्र शासित प्रदेश है और सिर्फ 300 बच्चे हैं और उनके लिए और कोई खड़ा नहीं होंगे। ये जो है हमारे देश के नौजवान है, हमारे देश के बच्चे हैं, ज़रूर मेनलैंड में भी इनका जो मुद्दा जो है उसको वहाँ पे भी उठाया जाएगा और उनके लिए न्याय के लिए हमारा भी कोशिश पूरा। अंडमान निकोबार सर एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं जिनका मतलब सोल्यूशन नहीं आ पाता। फर्स्ट, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है उनका पावर लिमिटेड है, सिर्फ पंचायत से म्यूनसिपल काउंसिल और कोई भी यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी नहीं है। तो स्टेट लेवल पर पहले यहाँ पर एक प्रदेश काउंसिल हुआ करता था जिसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद
कई सारे पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन दिया कि अंडमान निकोबार में या तो विलेज काउंसिल या तो लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का जो से है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जैसे कि स्टेट में तो आपने बहुत बार केरला का एग्जाम्पल दिया, केरला में अगर लोगों का हित का कोई बात है तो वो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में उठता है, उसके थ्रू जो है पूरा सरकार उसके ऊपर ध्यान देता है। तो यहाँ के सपोज कैम्बल में कोई इंसिडेंट हो गया या कैम्बल में के लोगों को डिमांड है तो उसको सिर्फ पॉलिटिकल लीडर जो है लेटर लिख के ही एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर पाते हैं, उसके ऊपर उनके पास कोई रियल पावर नहीं है ऊपर एक्शन लेते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि मुझे याद है सीपीआई ने भी पिछले बार एक सारे पॉलिटिकल जितने पार्टी से उनके साथ मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन लेने का सोचा था, जिसमें कि ये डिमांड था उनका कि यहाँ पे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी आपका क्या स्टैंड है? नहीं, ये हम लोग का जो राज्य में यहाँ के जनता को अगर सही मायने में जनवाद है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक को ऊपर से थोपा गया है। यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो आज देश भर में भी गवर्नर को उसी तरीके से लगा के हर जगह पे वहाँ पे भी एक दिक्कतें खड़ा कर रहे हैं। पर अंडमान जैसे जगह पर ज़रूर जनता को उनके बातों को रखने के लिए एक वो चाहे काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो जो है यहाँ के एक आम सहमति से जो निर्णय होता है वो होना चाहिए, जहाँ उनका चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ होंगे। तो चुनाव जब हो रहा है उसमें जो उनका मुद्दे है आम जनता उन बातों को रख सकती है। केरल का जो बात जो मैं कहा आप राइज किए, वहाँ जो पंचायत है, पंचायत को बजट का एक बड़ा हिस्सा पंचायत को दिया जाता है। तो लोकल डेवलपमेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फंड्स उनका पास होता है। वो हो सकता है खेती का डेवलपमेंट के लिए। मैं एक छोटा गांव से आता हूँ, वहाँ पे 1 हेक्टेयर धान का खेती के लिए लगभग 25,000 का सब्सिडी पंचायत देती है। तो एक छोटा एक पंचायत, तो उस तरीके का फंड वहाँ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये है यहाँ पे, उसका भी उस तरीके से एक पावरफुल ये नहीं है। चुनाव तो होते हैं, पंचायत वगैरह है, वार्ड मेंबर्स वगैरह, पर लिमिटेड पावर्स है। तो उस पर पहले जो एक हस्तक्षेप किया सीपीआईएम अन्य पार्टियों से भी, ये कोशिश को हम लोग जारी रखेंगे। उसमें क्या शेप होगा उसका, उस पर सब लोग का सहमति से जो भी डिमांड उठेगा उसको हम रखें। तो जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होता है, जब कांग्रेस बीजेपी ऑपोजिशन तब वो तब बीजेपी बोलता है कि नहीं हम लोग जब आएंगे तब जरूर यहाँ पे बजट काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली लेके आएंगे। और आज भी कांग्रेस के नेता से हम पूछते हैं तो बोलते हैं हम लोग पावर में आएंगे तो हम लोग डेफिनेटली इसको लेके आएंगे। कांग्रेस इससे पहले सरकार में जैसे ही पावर में आते हैं सर, ऐसा क्या हो जाता है कि पार्टी को कि टोटली अपने स्टैंड, क्योंकि बीजेपी आज पावर में, जब उनके लीडर पावर में नहीं थे, जब कांग्रेस का सरकार था और यहाँ तब बीजेपी बोलती थी नहीं, वो क्या इशू है, क्या स्ट्रैटेजी एक्चुअली एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए। जो आप जनता के बारे में बात रखेंगे, जनता का जनवाद में विश्वास रखते हैं, तो आपके जो बात है इसको सफल बनाने में भी आप कोशिश करेंगे। हमारा एक छोटा राज्य त्रिपुरा में सरकार था, वाम मोर्चे का सरकार था। वहाँ पे ये एक मुद्दा था कि आदिवासी इलाकों में जितना विकास होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे निर्णय हुआ कि एक ऑटोनमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। पूरा का पूरा उन इलाकों का जो विकास का कार्य हो, ये सब वो ट्राइबल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसके लिए चुना जाता है लोग, और उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो जैसे राज्य का मुख्यमंत्री का पावर से उसी तरीके का तो ऐसे यहाँ पे हमारे देश में कुछ प्रयास रहे हैं पहले, तो यहाँ पे भी ज़रूर उस तरीके का जो है ये प्रश्न ज़रूर उठना जायज़ बात है कि कांग्रेस इतना साल था तो क्यों नहीं किए।
दिल्ली के बारे में दिल्ली का भी होता है स्टेटहुड का बात। दिल्ली का पूरा लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लेके काफ़ी दिक्कतें होते हैं। तो ये बातें जो है एक तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप लेके भी सीपीआईएम का बहुत पहले से एक राय रहा है। उसमें फेडरल व्यवस्था में जो ये आज के दिन राज्य सरकार है उनका जो राइट्स को आज कुचला जा रहा है, ये सभी लेके हमारा एक क्वेश्चन रहा है। पहले कुछ पार्टियां और भी है, रीजनल पार्टीज़ है जैसे डीएमके और अन्य जो पार्टियां, तो इन सभी से भी हम बात करके इसको ले आएंगे। और कुछ बोलना है तो कॉमरेड। हाँ, दो छोटा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कि सीपीआईएम रिवाइव हो रहा है अंडमान में काफ़ी टाइम के बाद। सीपीआईएम सर भी आए हैं तो काफ़ी आप लोग एक्टिव है, हर जगह पे आप लोगों का प्रदर्शन होता है। सो इज देयर एनी प्लान कि आप लोग जो है कमिंग इलेक्शन में 16 मंथ के करीब होगा अभी एमपी इलेक्शन और के लिए, तो क्या आपका हम लोग आइडेंटिटी लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सीपीआईएम का एक कैंडिडेट होगा इस बार एमपी इलेक्शन के लिए कम्पीट करने के लिए? वो हम लोग जो हस्तक्षेप अभी कर रहे हैं वो जनता का ज्वलंत मुद्दों को लेके जेन्युइन तरीके से उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं ताकि कुछ उसमें एक सॉल्यूशन मिले। वो देश भर में हमारा तो हर ऐसा नहीं कि ये चुनावी नज़रिया से हम लोग इसको देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, वो जब चुनाव आ रहे हैं उससे पहले हम, पर एक तो है हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप, हमारा प्रभाव को बढ़ावा देना। पूरा अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है इसमें हम लोग का बात रख पाना, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने जनता का बात को प्रभावी रूप से रख पाना और उसमें कुछ हासिल करना, ये सभी आज के दिन हमारा प्राथमिकता उसमें है। चुनाव का जो है वो बाद का बात है। ये ऐसा देखना कि अभी रिवाइव हो रहा है वो चुनाव में कुछ सोच के, वो नहीं है। वो चुनाव इज नॉट द मेन इंटेंशन हम लोग का। पर ये है भाजपा को हराने के लिए हमारा पूरा जो स्ट्रैटेजी, क्योंकि 8 साल में इतना बुरा हाल देश का हुआ है, यहाँ का जो जनवाद और संविधान पर हमला है, तो भाजपा को रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना है उसको हम और भी जो सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी से भी सोच के बात करके ये करेंगे। क्या कोलैबोरेशन हो सकता है किसी और पार्टी के साथ में अंडमान में भी? नहीं, वो बाद का बात है, हम कैसे वो करेंगे वो बाद में उस पर। लास्ट क्वेश्चन सर, जो डिग्रेड का जो मैटर है, हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी इस मैटर को लेके बोल नहीं रहा है। इवन मीडिया इज आस्किंग, मतलब नॉट इवन सिंगल ऑफिसर इज रेडी टू कमेंट ऑन दिस। तो आपको नहीं लगता है कि व्हेन पीपल आर डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी जेन्युइन इशू को लेके है, तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड कम आउट एंड वो मीडिया को भी बताए कि क्या है क्या नहीं? बिकॉज हर कोई जो है मीडिया के क्वेश्चन से भागने में लगे हुए हैं, हर ऑफिसर कोई भी डिग्रेड मैटर में कमेंट नहीं। वो क्या है उसका जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो मीडिया से बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ मन की बात बोल के रेडियो में बोलते हैं। वन वे जो ट्रैफिक है, आज उनको जो फॉलो करते हैं उनके जो साथी हैं वो उसी तरीके का एक रवैया हर राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो जनता का सवाल है उससे भागना। जो मीडिया में भी जो सच्चे आवाज़ है, जो सही मुद्दों को उठाते हैं, उनका प्रश्न को से भागते हैं, तो ये एक तरीका है हर जगह, तो वो गलत तरीका है। यहाँ के जनता का जो सवाल है, एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट शुड एड्रेस दोस क्वेश्चंस। हमारे यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं सुनते हैं ना, जो पब्लिक हियरिंग होता था वीकली ना वो हो रहा है, ना कोई मैटर में आ रहा है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, किसी से मिलना भी नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वही नहीं, ये जो यहाँ के बच्चे जो उठाए वो मुद्दा, मैं उनसे बात करके जो जज्बा देखा कि और जिस तरीके से एबीवीपी धोखा भी दिया, उसमें एबीवीपी का ट्वीट भी आया कि हम इसमें शामिल नहीं है, हमारे जो सदस्य है उसमें भाग नहीं। ये एक आंदोलन के बीच में छोड़ के जाना ये कहीं होता नहीं। हम लोग एक बार एक आंदोलन उठाए, हार या जीत आंदोलन तो अंत तक चलेगा।
जो आप जो बोल रहे हैं कि सत्ता में जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप देखें वो किसान आंदोलन जो हुआ, बात करते हल निकालते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। और आप ये जो पूछ रहे हैं कि शांतिपूर्वक हो रहा है आंदोलन हो रहा है, उसका क्या, वो जो किसान आंदोलन इतना शांतिपूर्वक हर कोशिश के बावजूद उसमें हिंसा नहीं हुआ, पर वो जीत अंत में हासिल हुआ। नरेंद्र मोदी जैसा एक जो 56 इंच का छाती बोलते हैं, वो घुटना टेक के माफ़ी मांग के उनको ये 3 कानून वापस लेना पड़ा। ज़रूर यहाँ पे भी आज छोटे पैमाने पर एक आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पे, वो वहाँ तक सीमित नहीं होने वाला। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो और छात्रों में भी और उनके परिवार भी हैं, बच्चों का भविष्य, उनका माता पिता को भी उससे कंसर्न है। ये एक राजनीतिक रूप से ये जो भूल ये आज यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, इसका बहुत बड़ा नुकसान उनको आने वाले दिन में फेस भी करना पड़ेगा। सर, इसमें एक क्वेश्चन है, क्योंकि अंडमान निकोबार में कोई सरकार नहीं है, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और जो यहाँ के लोकल जो बीजेपी के लीडर्स हैं, वो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लेते नहीं। और प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, उनसे तो कोई बातचीत कर ही नहीं सकता, क्योंकि दे डिवाइड मीडिया क्वेश्चन, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये देख रहे थे। कोई भी इशू अंडमान होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। पॉलिटिकल लीडर्स तो हाथ पैर ही आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रियल प्रॉब्लम नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि अंडमान से दिल्ली जाना और प्रदर्शन करना या अपना बात किसी के सामने रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। और आजकल तो आप जानते हैं किसी मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो बिना आपके किसी जान पहचान के वो होता है। तो एक अंडमान का आम जनता, एक आम स्टूडेंट वो अपना बात कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने या किसी के सामने रखकर कैसे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में मजबूर करे, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेने के लिए तैयार है। ये हमारा एक क्वेश्चन। देखिए, अंडमान निकोबार में कोई जनवादी संस्था नहीं है। आपको पता होगा, पहले प्रदेश काउंसिल थे 1979 में, वो दिन का जो है जनता पार्टी सरकार, आज़ाद देश आज़ाद और कितना साल का बाद में, और उन दिनों जो है लाल झंडा लेकर के जो संगठन अंडमान में काम करते थे, उनका जो है डिमांड पर 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट एक संस्था दिया था, प्रदेश काउंसिल। उसमें जो है पार्लियामेंट में रेगुलेशन पास हो करके जो है ये प्रदेश काउंसिल सेटअप किया था। लेकिन जो है दुख का बात यही है कि 1994 का जो पंचायत राज रेगुलेशन जो नया बने थे, उसके आड़ लेकर के जो है पंचायत म्यूनिसिपल का जो नया रेगुलेशन बना 73rd 74th एक्ट का बाद में, तो उसका म्यूनिसिपल जो है रेगुलेशन के अंदर में एक लाइन जोड़ करके, सिर्फ एक लाइन जोड़ करके जो है आज़ाद भारत में जनता पार्टी गवर्नमेंट दिया वाला प्रदेश काउंसिल को जो है खारिज कर दिया, निकाल दिया, वापस ले लिया। तो आप सोच के देखो, वही टाइम में जो है बीजेपी जो है उसको समर्थन दिया था, बीजेपी उसके खिलाफ में जो है आवाज़ नहीं उठाया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका खिलाफ में लड़ा। आज भी हम यही चाहता है कि अंडमान निकोबार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि जो है जैसा डीब्रेट इशू में अभी देखिए बच्चों के साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रेस्टेटमेंट इशू नहीं करता, क्यों इशू करना? वो तो बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, बीजेपी का लोग, किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनका। कॉमरेड बोला है अभी किसान आंदोलन चलने के टाइम, उसका बाद में भी वो तो मीडिया से बात नहीं कर रहे, वो किसी से जो है दायित्व नहीं उनका जो है, वो सिर्फ जो है इलेक्शन का टाइम है, जात पात का नाम ले करके जो है, धर्म का नाम ले करके जो वोट लेता है, बटोरा करता है, पैसा जो है पे करके जो वोट लेता है, सत्ता में आने के बाद में वो किसी का जो है बात नहीं सुनता, किसी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है उसको, कोई इशू सॉल्व करने का उनको जो कोई दिल नहीं है। अंडमान में भी सिर्फ यही हुआ, यहाँ जो है जब तक कोई इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अगर बॉडी नहीं होगा, तो लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन में जो नहीं होगा, तो ये डीब्रेट में जो बच्चों का साथ जो अन्याय हो रहा है, ये जो है कल
दूसरा लोगों का साथ हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का साथ हो सकता है, किसान के साथ हो सकता है, नौजवान का साथ होता है और महिलाओं का साथ भी हो सकता है। तो महिलाओं का साथ ऑलरेडी हो रहा है इधर में, जो इतना जो अटैक हो रहा है ये सब हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमारा कहने का ये है कि जब तक इमीडिएटली जो है तो अंडमान निकोबार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, पौंडीचेरी मॉडल का जो गवर्नमेंट है, उस तरह गवर्नमेंट लेके आने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो एमपी वासुदेव आचार्य बंगाल से जो है हमारा पार्टी का पार्लियामेंट का लीडर थे, वो 2 बार जो है प्राइवेट मेंबर का बिल लेके आया था, लेकिन जो वो दोनों टाइम जो है बीजेपी भी जो सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट बोला हम बाद में देखेंगे, तो अभी तक नहीं किया। अगर बीजेपी का सरकार है 8 साल से, तो कुछ ना कुछ जो एक संस्था इधर में होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी डिमांड करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का एमपी वो डिमांड करना चाहिए। इसका वजह से जो है आज अंडमान का जो है ये सब प्रॉब्लम जो है हो रहा है। एक तो किसान आंदोलन से हमारा सामने एक जो सबक, एक सीख है कि पहले सरकार बिल्कुल पीछे हटेंगे नहीं, ये उनका बात था। हमारे पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मीडिया वाले जो एक सेक्शन जो है, आप जानते हैं कॉरपोरेट मीडिया जो है वो पूरा, पर आप जैसे जो मीडिया है वो निडर होके रिपोर्ट किए। जो शुरुआत में बहुत उल्टा प्रचार इसके खिलाफ था, उसको रोकने में हम सफल हुए और उसके साथ साथ अंत में उस आंदोलन का जीत हो। ज़रूर यहाँ पे भी छोटे स्तर पर जो शुरू हुआ, ये डिबेट हो और जो मुद्दे हैं, आप जो अभी यहाँ एक लेजिस्लेटिव बॉडी या प्रदेश काउंसिल या जो भी का बात है, ये सभी आप उठाएंगे ज़रूर। इट विल स्लोली, यू आर द ओपिनियन मेकर्स, तो श्योरली वो एक यहाँ पे एक इश्यू बनेगा और जीत अंत में यहाँ का जनता का होगा। ये थैंक यू। ओके, थैंक्स।